वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। देखिए टेस्ट नंबर 60 है यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 के लिए। और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं साइंस के प्रश्नों पर। इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। तो एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना सोचिएगा कि आंसर क्या है। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 60 तक पहुंच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। एक प्रश्न यहाँ पर पूछा है, इसका आंसर करिए तो ज़रा 2 मिनट में 2 सेकंड में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे के चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन सा करेक्ट है इसमें? ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, ऐसे रासायनिक पदार्थ जो अपनी उपस्थिति मात्र से किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं तथा स्वयं अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अप्रभावित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग होता है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लोहे के चूर्ण का उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये 10th में आपने पढ़ी होगी, अमोनिया बनाने की हैबर विधि। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, अगर साइंस बैकग्राउंड होगा तो। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये 4 विकल्प हैं, 4 में से एक गलत है। कांच के निर्माण में कच्चे माल के रूप में रेत, सोडा, क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। कांच का कोई रासायनिक सूत्र नहीं होता क्योंकि कांच मिश्रण है, यौगिक नहीं। फोटोक्रोमैटिक कांच सिल्वर ब्रोमाइड की उपस्थिति के कारण धूप में स्वतः काला हो जाता है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए सिलेनियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए सिलेनियम ऑक्साइड नहीं मिलाया जाता। तो क्या मिलाया जाता है इसकी जगह? देखिए, कांच को गहरा नीला रंग देने के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाया जाता है, सिलेनियम ऑक्साइड नहीं। सिलेनियम ऑक्साइड का प्रयोग कांच को नारंगी रंग प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है और कांच में रंग देने के लिए अल्प मात्रा में धातुओं के यौगिक मिलाए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट ऑक्साइड नीला रंग देने के लिए और सिलेनियम ऑक्साइड नारंगी रंग देने के लिए। तीसरे प्रश्न पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से कांच का प्रयोग धूप के चश्मे के लेंस में किया जाता है? कौन से कांच का प्रयोग धूप के चश्मे के लेंस में किया जाता है? फ्लिंट कांच, क्रुक्स कांच, पायरेक्स कांच या पोटास कांच? तो पोटास कांच नहीं है, पायरेक्स कांच नहीं है, फ्लिंट कांच भी नहीं है, यह है क्रुक्स कांच, ऑप्शन नंबर ए। तो क्रुक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे के लेंस में किया जाता है और फ्लिंट कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस में विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। अधिक ताप पर गर्म किए जाने वाले कांच के बर्तन को बनाने में पोटास कांच का प्रयोग किया जाता है। एक एक प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित करता है। बिल्कुल करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा के नाम से जाना जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट जल को कीटाणु रहित, या फिर कीटाणु क्या होते हैं, जीवाणु रहित करता है। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? 4 में से 4 विकल्प हैं यहाँ पर। मैग्नीशियम का प्रयोग हवाई जहाज़ का ढांचा बनाने में किया जाता है। मैग्नीशियम के अवयव घटक एल्युमिनियम 95% तथा मैग्नीशियम 5% है, ये अवयव है। और मोनेल मेटल का प्रयोग क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किया जाता है और गन मेटल बनाने में कॉपर, जिंक तथा एल्युमिनियम का प्रयोग होता है। देखिए, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि गन मेटल बनाने में कॉपर का तो होता है, जिंक का तो होता है, लेकिन एल्युमिनियम का नहीं होता। इसकी जगह किसका, टिन का प्रयोग होता है। तो देखिए, गन मेटल बनाने में कॉपर 90% है, जिंक 2% है और टिन 8% है। एल्युमिनियम का प्रयोग इसमें नहीं होता है।
और मोनेल मेटल कापर और निकल को मिलाकर बनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने किया था और ट्राई नाइट्रोटोलुएन TNT को पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। देखिए पहला वाला तो करेक्ट है। पिक्रिक अम्ल ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं। पिक्रिक अम्ल जो है वो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को कहते हैं, ट्राई नाइट्रोटोलुएन को नहीं कहते, मतलब TNT को नहीं कहते। तो डायनामाइट का आविष्कार 1867 में अल्फ्रेड नोबल ने किया था और डायनामाइट एक विस्फोटक है। यह ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को किसी अक्रिय पदार्थ जैसे लकड़ी के बुरादे में अवशोषित करके बनाया जाता है। आधुनिक डायनामाइट में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह सोडियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। अगर बात करें पिक्रिक अम्ल की तो किसको कहते हैं, वो ट्राई नाइट्रोफिनॉल को, TNP को कहते हैं, TNT को नहीं कहते। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक को T4 के नाम से जाना जाता है। T4 के नाम से किसको जाना जाता है, डायनामाइट, RDX, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या ट्राई नाइट्रोफिनॉल। तो T4 के नाम से जाना जाता है RDX को। तो देखिए RDX को प्लास्टिक विस्फोटक कहा जाता है और इस विस्फोटक को US में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजन और इटली में T4 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, RDX का रासायनिक नाम है साइक्लो ट्राई मिथाइलिन और ट्राई नाइट्रोमाइन। RDX का नाम क्या है, RDX का रासायनिक नाम क्या है, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन और ट्राई नाइट्रोमाइन। RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही पूछा है तो C हो जाएगा इसका उत्तर। तो देखिए RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम चूर्ण मिलाया जाता है। RDX विस्फोटक की ऊष्मा 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कितनी, 1510 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। RDX की खोज 1899 में जर्मनी के हेंस हेनिंग ने की थी। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से बने होते हैं मुलायम साबुन कहलाते हैं। वह साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण से बने होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनमें कौन सा करेक्ट है बताइए। देखिए दोनों के दोनों गलत हैं, इनको इंटरचेंज करोगे तभी ये करेक्ट हो जाएगा। वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से बने होते हैं तो वो कड़े साबुन है, और वह साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण से बने होते हैं वो मुलायम साबुन है। तो फिलहाल इसका उत्तर है D, ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण से बने होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका प्रयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। और वे साबुन जो उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण से बने होते हैं वो मुलायम साबुन है, इनका प्रयोग नहाने में किया जाता है। तो इसको किस तरह से याद रखोगे आप, सोडियम लवण मतलब कड़ा साबुन कपड़ा धोने में, पोटेशियम मुलायम साबुन और स्नान करने में। तो आपकी बॉडी में पोटेशियम, बॉडी में देखिए क्या है आपका, शोल्डर है, पेट है, पीठ है, तो पेट को पोटेशियम से पेट पर मलते हो आप। इस तरह से याद कर लो इसको ताकि भूलो नहीं। पोटेशियम पेट मतलब मुलायम साबुन। अब कपड़े धोने के साबुन को तो नहीं लगाऊंगा ना अपने पेट पर। चलिए 11वां प्रश्न है, सीमेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, सीमेंट के उत्पादन के लिए चूना पत्थर, चिकनी मिट्टी और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है। बिल्कुल देखिए, सीमेंट के उत्पादन में चूना पत्थर भी चाहिए, चिकनी मिट्टी चाहिए, जिप्सम भी चाहिए, और सीमेंट जो है ना प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर C। तो देखिए सीमेंट प्रमुख रूप से कैल्शियम सिलिकेटों और एल्युमिनियम सिलिकेटों का मिश्रण है जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जिसमें जल के साथ मिश्रित करने पर जमने का गुण होता है। या जिसको कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है। अब इन 4 में से एक असत्य है, नहीं भी हो सकता, तो ये होगा उत्तर। कैल्शियम साइनामाइड पोटेशियम उर्वरक का उदाहरण है। कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन साल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनामाइड का प्रयोग बुवाई
करने से पहले किया जाता है। तो कौन सा करेक्ट है इसमें, मतलब कौन सा इनकरेक्ट है इसमें? कैल्शियम साइनामाइड पोटेशियम उर्वरक का उदाहरण है, और कैल्शियम नाइट्रेट को नॉर्वेजियन सॉल्ट पीटर के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम साइनामाइड का प्रयोग बुवाई करने से पहले किया जाता है। कोई गलत है क्या इसमें? किधर गया क्वेश्चन? यही है ना। तो देखिए पहला वाला गलत है, क्योंकि कैल्शियम साइनामाइड नाइट्रोजन उर्वरक का उदाहरण है। इसका प्रयोग जो है वो बुवाई करने से पहले किया जाता है। कार्बन के साथ कैल्शियम साइनामाइड के मिश्रण को बाजार में नाइट्रोलिम के नाम से जाना जाता है। तो कैल्शियम साइनामाइड जो है वो नाइट्रोजन उर्वरक का उदाहरण है, ना कि पोटेशियम उर्वरक का। पहला वाला ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में आप खुला छोड़ देंगे तो वह एक विषैली गैस बना लेता है। उस विषैली गैस का नाम है फास्जीन। ये प्रश्न पूछा है मैंने थंबनेल पर आपको। अब देखिए, मिट्टी के क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह एक विषैली गैस फास्जीन में बदल जाता ही है, और मिट्टी में क्षारत्व को घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, अम्लता को घटाने के लिए किसका प्रयोग करोगे? चूना पत्थर का। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है इन चारों में से? ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वार्शवर्न ने की थी। भारी जल का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से ड्यूटेरियम एक है। बिल्कुल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों में से ड्यूटेरियम एक है, ये करेक्ट है। और भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वार्शवर्न ने की थी। ये बैकग्राउंड में कुत्ते कहाँ से रोने लगे? ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसमें जो गलत हो जाएगा वो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, प्रशीतक मतलब क्या हो गया? ठंडा करने वाला। और मंदक क्या हो गया? मतलब मॉडरेटर, रोकने वाला। तो भारी जल का जो प्रयोग होता है ना, वो मंदक के रूप में होता है, मतलब मॉडरेटर के रूप में, प्रशीतक के रूप में नहीं होता। गलत है ये वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, भारी जल का प्रयोग या उपयोग जो है न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, ना कि प्रशीतक के रूप में। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक सभी को पता होंगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। पढ़ा होगा 10th में 9th में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो भारी जल का उपयोग न्यूट्रॉन मंदक के रूप में किया जाता है, ना कि प्रशीतक के रूप में। मंदक मतलब धीमा करने वाला, गति को मॉडरेट करने वाला। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, जल को उबालने से यदि जल की कठोरता दूर हो जाती है तो उसे स्थायी कठोरता कहते हैं। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। कौन सा करेक्ट है इसमें? अच्छा, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए ज़रा। अगर जल की कठोरता मतलब उसको उबालने से दूर हो गई, या उसको ठंडा करने से दूर हो गई, या किसी और कारण से दूर हो गई, तो वह स्थायी थोड़ी थी, वो तो अस्थाई थी ना। अगर स्थायी होती तो उसको उबाल लो, जमा लो, गैस बना लो, या कुछ भी कर लो, वो दूर नहीं होती। लेकिन वो अस्थाई थी इसलिए दूर हो गई, तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा वाला करेक्ट है, जल की स्थायी कठोरता होती है उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहला वाला गलत है। तो देखिए, जल यदि कठोर है तो उसको उबालने से उसकी कठोरता अगर दूर हो जाती है तो वो अस्थायी कठोर जल है, स्थायी नहीं है। तो जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर हो जाती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता है, मतलब कुछ समय की, क्योंकि दूर हो गई वो जल को उबालने से। अब देखिए, जल की अस्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है, और जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती तो इस प्रकार की कठोरता को स्थायी कठोरता कहते हैं। और जो स्थायी कठोरता है वो जल में क्या घुलने के कारण होती है, जो सेकंड वाले स्टेटमेंट में था। जल की स्थायी कठोरता उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, बहुत पूछते हैं इनको। जल की कठोरता कौन सी वाली? अस्थायी कठोरता। जल की कठोरता कौन सी वाली? दो प्रकार की तो कठोरता है, स्थायी और अस्थायी। जो स्थायी कठोरता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट के कारण, और जो अस्थायी है वो कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण।
तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना। धन्यवाद।